चलिए आज पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एटम्स को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एटम्स रिक्वायर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, और इसी वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के चक्कर में एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये कहलाता है हमारा ऑक्टेट रूल। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल आर नंबर 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन requires only 2 electrons for stability। हाइड्रोजन को केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी स्टेबिलिटी के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। यानी हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें दूसरे एक्सेप्शन की, तो कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे सभी कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BeCl2, और इस BeCl2 में सेंट्रल एटम है Be और इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे BeCl2 की, तो आप देख पा रहे हो कि बेरिलियम के अराउंड टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, BeCl2 के अलावा अगर मैं बात करूं BF3 में बोरॉन सेंट्रल एटम होता है और इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होने के बजाय केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगेन ऑक्टेट रूल इज़ वायलेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। नंबर 3 की बात कर देते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं? इनमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं PCl5, तो PCl5 में फॉस्फोरस, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। SF6 में सल्फ़र के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। IF7 में आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं। यानी ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ऐसे कंपाउंड्स को हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स भी बोला जाता है। हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, ये कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। कुछ कंपाउंड्स और होते हैं, जैसे कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स स्पीशीज़। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है कि एटम्स के बीच में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में
ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सभी को पता है बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी एटम के बीच में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ये कुछ एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर हैं, तो आपको अगेन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सुपर ऑक्साइड आयंस कौन से होते हैं? O2 नेगेटिव को सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं, और इसके अंदर भी ऑक्सीजन एटम के बीच में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, 2-2 के जोड़े में होते हैं, पर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं VSEPR थ्योरी। देखो, इस थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसके अंदर केवल 2 एटम हैं, तो उसकी शेप हमेशा लीनियर ही होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल H2 की शेप जब आप बनाओगे तो कैसी होगी? लीनियर होगी। Cl2 लीनियर। 2 एटम्स प्रेजेंट हैं अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा लीनियर ही होने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तब उसमें से एक एटम कहलाएगा सेंट्रल एटम और बाकी के एटम्स कहलाएंगे सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, मान के चलिए मेरे पास CO2 है, इसके अंदर कितने एटम हैं? 3 एटम। तो इसमें कार्बन जो होगा वो होगा सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन जो होंगे वो सराउंडिंग एटम होंगे। उसी तरीके से H2O 3 एटम है, कोई ज़रूरी नहीं है 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं 3 के एग्जांपल ले रहा हूँ। H2O 3 एटम है, इनमें से ऑक्सीजन होगा सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन होंगे सराउंडिंग एटम। क्लियर है? अब अगर सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू सिमिलर एटम्स, अगर सेंट्रल एटम सिमिलर एटम से जुड़ा हुआ है एंड कंटेन्स नो लोन पेयर, और सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, देन जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो कैसी होगी? सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन। तो इस केस में आप देख रहे हो कि सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू सिमिलर एटम कॉल्ड हाइड्रोजन। ठीक है, साथ के साथ जो कार्बन है उसके पास नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो CH4 की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी।
लेकिन अगर सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू different atoms with lone pair, ठीक है, तब ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। और अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री क्यों हो जाएगी? ड्यू टू रिपल्शन। अब आप कहोगे रिपल्शन कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो रिपल्शन होंगे लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, दो लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो इस तरीके से जो ये 4 पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हो गए। पहला पॉइंट था मॉलिक्यूल के पास अगर 2 ही एटम है तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, और अगर मॉलिक्यूल के पास 3 एटम है तो उनमें से 3 या 3 से ज़्यादा एटम है तो उनमें से एक तो होगा सेंट्रल एटम, और बाकी सभी क्या होंगे? सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम एक जैसे एटम से जुड़ा हुआ है और कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री अनसिमेट्रिकल होगी, और अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है, साथ में लोन पेयर भी हैं, तो उसकी ज्योमेट्री अनसिमेट्रिकल होगी। और अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री क्यों होती है? ड्यू टू रिपल्शंस। किस किस के बीच में? 2 लोन पेयर्स के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन 2 बॉन्ड पेयर्स के बीच में। क्लियर है? तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। मान के चलिए मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है। तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमेशा कैसी होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी। जैसे कि ये इस तरीके से लीनियर ज्योमेट्री, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड पेयर, मतलब इसके अराउंड 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख पा रहे होंगे, ठीक है। दीज आर 2 बॉन्ड पेयर्स। तो अगर सेंट्रल एटम के अराउंड केवल 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा कैसी होने वाली है? लीनियर ज्योमेट्री होने वाली है, ठीक है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल हो गया CO2। CO2 की ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। एक चीज़ और याद रखना, VSEPR थ्योरी सिंगल बॉन्ड को 1 बॉन्ड पेयर कंसीडर करती है, डबल बॉन्ड को भी और ट्रिपल बॉन्ड को भी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो VSEPR थ्योरी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों को एक ही बॉन्ड पेयर कंसीडर करके चलती है, ठीक है। अब हम अगले केसेस की बात कर लेते हैं। मान के चलिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 3 हैं, और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर टाइप के हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री जो हमारी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनती है। क्लियर है? आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल एटम ए के अराउंड 3 बॉन्ड हैं, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। और इस तरह की जो ज्योमेट्री बन के तैयार होती है, इस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्रायगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है BF3। BF3 की ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है।
अब मान के चलिए कि हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 3 में से 2 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री जो होगी वो बेंट कहलाती है, यानी झुकी हुई ज्योमेट्री, बेंट। और ये झुकी हुई ज्योमेट्री रिपल्शन की वजह से आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल एटम ए के अराउंड 2 तो बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 2-1 का केस आ गया 3 के अंदर। ठीक है, इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है क्या कहलाती है? आपकी बेंट ज्योमेट्री कहलाती है। और ये किसकी होती है ज्योमेट्री? तो ये होती है NO2 की। क्लियर है? बेंट ज्योमेट्री NO2। ठीक है, NO2 की जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। बताया था ना, डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर माना जाता है। तो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा। उसके बाद फिर अगर मान के चलिए आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, ठीक है, और 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 हैं, तो जो ज्योमेट्री निकल के आएगी वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रिज्म की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो किसकी पाई जाती है? वो पाई जाती है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो CH4 की। CH4 की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। मैं लिख देता हूं यहाँ पर टेट्राहेड्रल। उसी तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, 4 में से अगर 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तब यही ज्योमेट्री जो है वो कहलाती है पिरामिडल। इस तरीके से दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड पिरामिडल। और ये ज्योमेट्री किसकी पाई जाती है? अमोनिया की। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर होता है और बाकी 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक और कैटेगरी आती है 2-2 की, यानी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो ज्योमेट्री कहलाती है बेंट या वी शेप। आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल एटम ए के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। तो इस तरह की ज्योमेट्री किस में पाई जाती है? एग्जाम्पल है H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और ऑक्सीजन के अराउंड 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है जिसमें कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिनमें से बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर कितने हो गए? 0 हो गए। ठीक है, उस केस में जो ज्योमेट्री आती है वो ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इस तरीके से ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। लिख देता हूँ, ठीक है। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होने के बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है PCl5। ठीक है, PCl5 की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे
कि फॉस्फोरस जो सेंट्रल एटम है हमारा, उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके अराउंड 5 बॉन्ड पेयर है, तो ये 5 जीरो की कैटेगरी हो गई। अब 5 में ही एक और कैटेगरी आती है, वो है 4 1 की, यानी 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री कहलाती है सी-सॉ ज्योमेट्री। सी-सॉ ज्योमेट्री। और ये किसकी होती है? ये होती है SF4 की। अगली कैटेगरी आती है 3-2 की। 3-2 की जो कैटेगरी होती है उसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर देखने को आपको मिलते हैं। ये जो शेप है ये कहलाती है टी शेप। टी शेप क्यों कहलाती है टी शेप? आप देखो गौर से, यहाँ पर ये टी बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? टी शेप। और ये ज्योमेट्री किसकी होती है? ClF3 की। ठीक है। 5 में एक और कैटेगरी होती है, उसको 2-3 की कैटेगरी कहते हैं। 2 और 3 यानी 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। और इस कैटेगरी में जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो लीनियर कहलाती है, लीनियर ज्योमेट्री। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल एटम ए के अराउंड केवल 2 बॉन्ड पेयर हैं, जबकि 3 लोन पेयर हैं। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड लीनियर। और ये किसकी होती है? ये होती है XeF2 की। ठीक है। चलिए अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 की बात कर लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, 6, जिनमें कि बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 0। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाती है। This type of geometry is called octahedral geometry और इसका एग्जाम्पल है SF6। ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर एक 5-1 की कैटेगरी आती है, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो इससे जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, कुछ इस तरीके से। ये ऊपर वाली थी ऑक्टाहेड्रल और ये नीचे वाली है स्क्वायर पिरामिडल। और ये किसकी है? ClF5 की। इस तरह की स्ट्रक्चर। इसमें एक और कैटेगरी आती है 4-2 की, यानी 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री कहलाती है इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और इसका एग्जाम्पल है XeF4। अब देखिए हमें एक एनायन दे रखा है SO4 नेगेटिव और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी ज्योमेट्री बताइए, क्या ज्योमेट्री होगी। तो देखो, ज्योमेट्री पता करने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि दी गई स्पीशीज़ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर। और इन तीनों को निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं? जो हमारा सेंट्रल एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। अब मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स क्या होते हैं? मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम वो होते हैं जिन पे या तो +1 चार्ज होता है या फिर -1 चार्ज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ आ गया मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, फिर प्लस चार्ज का मतलब अगर एनायन है तो प्लस चार्ज लिखेंगे और कैटायन है तो माइनस चार्ज और फिर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर देखने के लिए हम देखेंगे टोटल सराउंडिंग एटम्स और लोन पेयर कैसे निकल जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को हम माइनस कर देंगे। अब जैसे ये फॉर्मूला हम SO4 नेगेटिव के लिए लगाते हैं तो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर
मैं निकालता हूँ SO4 2 नेगेटिव के लिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम हमारा सल्फ़र है, तो सल्फ़र के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6, ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। आपको पता है ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ जाएगा, 0। फिर क्योंकि ये एनायन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसके चार्ज को हम ऐड करेंगे, एनायन के चार्ज को ऐड करते हैं, देन डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। अब इनमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4 में से कितने बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर होते हैं टोटल सराउंडिंग एटम तो 4 हैं, ठीक है। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी कि 4 - 4 कितना आ गया, 0। तो 4 तो हो गए आपके पास बॉन्ड पेयर और 0 हो गया लोन पेयर। तो 4 0 की कैटेगरी जाके देखोगे, 4 और 0, 4 0 की कैटेगरी में आपको ज्योमेट्री क्या दिख रही है, टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से ये कौन सी ज्योमेट्री कहलाएगी, SO4 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री क्या कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। चलो अभी ये समझ में नहीं आया तो अगले एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपको SO4 2 नेगेटिव की जगह पर कोई दूसरी स्पीशीज़ दे रखी है, जैसे H3O पॉजिटिव आपको दे रखा है, ठीक है। अब H3O पॉजिटिव में आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सेंट्रल एटम ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, प्लस सभी को पता है हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, +1 या -1 दोनों चार्ज होते हैं इसमें। तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम हो गए 3, ठीक है। अब क्योंकि ये कैटायन है तो इसका चार्ज माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये कितना आया, ये आया 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, वो होते हैं टोटल सराउंडिंग एटम, डेट इज़ 3। तो लोन पेयर कितने हो गए, 4 - 3, 4 में से 3 घटाया कितना आया, 1। तो आपके पास बॉन्ड पेयर 3 हो गए और लोन पेयर 1, यानी आपको 3 1 की कैटेगरी देखनी है। अब आप देखो 3 1 की कैटेगरी में ज्योमेट्री आपको क्या देखने को मिल रही है, पिरामिडल। तो इसका मतलब H3O पॉजिटिव की ज्योमेट्री कैसी होती है, पिरामिडल होती है, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं और वो एग्जांपल है कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। इसमें सेंट्रल एटम है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन हो गए सराउंडिंग एटम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, प्लस मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम एक भी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है। अब एनायन है तो इसका चार्ज ऐड होगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आया, 3। इसमें से अब मुझे बॉन्ड पेयर निकालने हैं, तो बॉन्ड पेयर होते हैं टोटल सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3। तो लोन पेयर कितना हो जाएंगे, 3 - 3 = 0, यानी आपको 3 0 की कैटेगरी देखनी है टेबल में से जाके। तो टेबल में 3 0 की कैटेगरी पे क्या ज्योमेट्री मिल रही है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो CO3 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री कैसी हो गई, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पीशीज़ की ज्योमेट्री VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, किसी की भी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एनायन और कैटायन की ही निकाल सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स की भी आप ज्योमेट्री निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको निकालना है फॉर एग्ज़ाम्पल
ClF, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन कितने हुए 7, प्लस फ्लोरीन क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, तो मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम हो गए 5। अब प्लस माइनस चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ClF5 पर कोई भी चार्ज नहीं है, देन डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। इनमें से बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5, क्योंकि बॉन्ड पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल सराउंडिंग एटम, जो कि 5 है। तो लोन पेयर कितने हो गए 6 - 5 = 1, यानी आपको 5 1 की कैटेगरी देखनी है। 5 1 की कैटेगरी क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को ईजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।